Okay, so let's start with question number 1. If there is change of angular momentum from 1 joule second to 4 joule second in 4 seconds, then the torque is. अगर आपको याद होगा हमने रोटेशनल मोशन में टॉर्क का एक इक्वेशन देखा था which is dl/dt. आपने बोला था कि angular momentum is constant if torque acting on the body is 0. If you remember, आपने ऐसा लिखा था एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं. L इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. फिर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, टाइम डेरिवेटिव लेते हो, फिर आप पहले टर्म का डेरिवेटिव लेते हो, दूसरे को एज इट इज रखते हो, प्लस पहले को एज इट इज रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, राइट. तो डी आर बार बाई डी टी इज वी बार क्रॉस पी बार, ऐसा है, प्लस आर बार एंड डी बार बाई डी टी इज फोर्स एफ बार. फिर यहाँ पे आपने लिखा था वी बार क्रॉस एम वी बार, प्लस दिस इज टॉर्क, राइट, एंड दिस इज 0. क्यों? क्योंकि इसमें से मैं मास कॉमन निकालूंगा, कांस्टेंट है, बाहर निकालूंगा. सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट 0 होता है. तो dl बार बाई dt इक्वल टू टॉर्क आपका आया था, और वही हम लोग यहाँ पे स्केलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं. ओके, अब इसकी तो जरूरत थी नहीं, जस्ट फॉर रिवीजन था ये. आपको बोला है इफ देयर इज चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 1 to 4, तो फाइनल माइनस इनिशियल इन 4 सेकेंड. तो ये आ गया 4 - 1, और कितना टाइम में? 4 सेकेंड में. dt की वैल्यू डायरेक्टली 4 है, तो टॉर्क इज 3/4 जूल. तो यू हैव 3/4 जूल ऑफ टॉर्क. क्वेश्चन खत्म, सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट. सिर्फ टॉर्क इक्वल टू dl/dt. ये लास्ट ईयर का CAT का क्वेश्चन है, सो सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2020. A thin uniform rod has mass m and length L. So you have a thin uniform rod. You have a thin uniform rod. इसका mass m और length L है. So you have, let's say, the length L of this. So length of this rod is L. Okay. The moment of inertia about an axis perpendicular to it. मतलब इस रॉड को एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए बेसिकली. यू कैन नॉट हैव लाइक दिस, यू शुड हैव हियर और हियर. वो कहाँ दिया है वो देखते हैं आगे. एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड. मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मान लो यहां से पास हो रहा है, and this particular distance is L/3 from one of its end. बोला है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है. What do you know is, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता, and definitely you know that this distance is L/2. So you already know that this distance here is L/2. ये L/2 डिस्टेंस है, ये आपको पता ही है बेसिकली, राइट. So you know this particular thing, करेक्ट. मैं सेंटर ऑफ मास से क्यों लेना चाहता हूं? मैं सेंटर ऑफ मास से इसके लिए लेना चाहता हूं क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ml²/12. यू ऑलरेडी नो दिस. याद होगा जब हमने थियरी में टेबल बनाए थे तो टेबल में हम लोगों ने लिखा था ये, वी हैव रिटन दिस, दैट IC is ml²/12 अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर. ये ml²/12 पता ही है हम लोगों को. ये डिस्टेंस को मैं अगर d मान लेता हूं, या फिर बेटर टू से मैं h बोलता हूं, इसको मैं h मान लेता हूं, तो आपको पता है कि L/2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2 इज नथिंग बट L/3 प्लस h. मतलब h आपको मिल जाएगा L/2 - L/3. मतलब ये आपको मिल जाएगा
L/6 आपको h मिल गया। हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर to the rod at a distance of L/3 from one end. So definitely you see axis through center of mass and axis through point O, they are parallel to each other. तो हम लोग parallel axis theorem use कर सकते हैं using parallel axis theorem. So here you can say I0 equal to IC plus MH square. So this is ML square by 12 plus MH. H is L/6 का square. So this is equal to ML square by 12 plus ML square by 36. So that is equal to ML square by 12 common 1 plus 1 by 3. So this is ML square by 12 4 by 3. 1 जा and 3 जा, तो आ गया आपका ML square by 9, ऑप्शन नंबर C. ओके, तो कैसा किया जाता है इसको? सबसे पहले तो आप समझ लो कि एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है। एक्सिस जो है वो रॉड को परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास हो रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम वन एंड। तो फिर हमको डेफिनेटली पता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। तो हमको बेसिकली ये भी पता है कि ये जो एक्सिस है ये एक एंड से L/2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब L/2 इज L/3 प्लस h। तो मुझे h मिल जाएगा, फिर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, दैट इज ml square by 9. So it was a good question, very good question. Next question, the ratio of radius of gyration of a ring to a disc, both circular, okay, of same radii and mass, about a tangential axis perpendicular to the plane. ये important है। बहुत बार क्या होता है कि without reading complete question, radius of gyration for ring k equal to r, for disc k is equal to r by root 2. तो घाई घाई में हम लोग रेशो ले लेंगे और हमको मिल जाएगा, मतलब हम लोग रेशो लेंगे तो we will have k ring by k disc as r upon r by root 2. cancel root 2 by 1. नहीं, ऑप्शन सी नहीं। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। हमको क्लियर कट मेंशन किया है अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, तो रिंग के केस में भी एक्सिस टेंजेंशियल है। यू हैव एक्सिस व्हिच इज टेंजेंशियल फॉर द केस ऑफ रिंग and also for the case of disc. If I take a disc, even for the case of disc, the axis of rotation is tangential. Tangential के केस में आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हो, वापस से स्टोरी सेम ही है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा और फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, राइट? तो बताता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ। वैसे आई शुड नॉट बी डूइंग दिस नाउ क्योंकि मैंने बहुत बार करके दिया है ये, बट एनीवेज ये C पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये O पॉइंट है। आपको पता है I0 इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब ये। तो रिंग के केस में I0 मतलब टेंजेंशियल एक्सिस के अराउंड, रिंग के केस में IC होता है mr स्क्वायर, दिस इज समथिंग दैट यू नो, प्लस mh स्क्वायर, h भी तो r ही है यहाँ पे, this h is equal to r. Similarly here also h is equal to r. तो moment of inertia of disc about center of mass IC क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये दोनों के लिए यूज हो रहा है ना, इट इज कॉमन। तो IC फॉर अ डिस्क इज mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर। अब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो पूछा है। आपको पता है बाय डेफिनेशन I इज इक्वल टू mk स्क्वायर। मास तो दोनों का सेम ही है, मास कांस्टेंट है, देयरफॉर यू कैन से I is proportional to k square, definitely because mass is constant, mass is same for both case, तो इसलिए
Therefore, you will have k as proportional to root of I. Therefore, you will have k ring to that of k disk equal to under root of I ring to that of I disk, और I ring ये आपने फाइंड करके रखा है 2mr स्क्वायर, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2mr स्क्वायर, और डिस्क का है 3/2 mr स्क्वायर. mr स्क्वायर कैंसल कैंसल, ये जो है ये ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4/3 होगा, मतलब ये हो जाएगा 2/√3, ऑप्शन नंबर ए. So this is how you are supposed to solve this particular question, right? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और आप याद रखना कि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि ये ऐसा भी बोल सकते थे अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन. इन द प्लेन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ऐसा लेते, नॉट परपेंडिकुलर बट इन द प्लेन. उस केस में अलग आंसर आता, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू पे अटेंशन एट. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4th. 3 point masses, each of mass m, are placed at the 3 point masses, each of mass m, are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. The moment of inertia of the system about an axis passing through one of the vertices and parallel to the side joining the other two vertices will be. Okay, very good. It's a good question. तो आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे यू हैव इक्वल मास m. सो यू हैव मास a, B और C वर्टाइसेस पे मास m, m and m. Okay, of side L, side length is L. Good, right? So what I'll do is this is L basically. Moment of inertia of the system about an axis passing through one of the vertices and parallel to the other side. तो ऐसा हमारे पास axis of rotation है, right? तो in this case, I, moment of inertia I will be equal to moment of inertia about of mass at A plus moment of inertia of mass at B plus moment of inertia of mass at C. क्योंकि आप इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उस ट्राइंगल को रोटेट करवाओगे, तो IA तो डेफिनेटली 0 होगा. IA ये 0 होगा. क्यों? Since mass at A is on the axis of rotation. आपको पता है, आपको डेफिनेटली पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर. जब r ही 0 है, क्योंकि मास खुद एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा. और आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज मास एट B और मास एट C, इसका डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होता है. क्यों? अभी देखो ऐसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से B और C पॉइंट का डिस्टेंस ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है. तो विच डिस्टेंस शुड आई बी टॉकिंग अबाउट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है, that is what you want to have. You want to have what is the distance y of mass at C, and this distance will be equal to this distance. सेम ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस तो सेम डिस्टेंस देंगे ना, मतलब this will be equal to this. ग्रेट. तो ये तो अच्छा है. ये अच्छा क्यों है? क्योंकि हमको पता है this side is L, this is L/2, क्योंकि ये half the length है. एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. फिर इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है OA या फिर Y, मैं
applying Pythagoras theorem. So I can say AC square equal to AO square plus OC square. So AO square equal to AC square minus OC square. AC square is L का square minus L by 2 का square, मतलब 3L square by 4. ये आ गया आपका AO square. Okay, मतलब this is y basically. This is y square. This is y square. Okay, right. Good. Now you also know what is moment of inertia about B or about C. This is same. Same क्यों आएगा? Distance same है, mass same है, इसलिए same आएगा. तो ये आएगा mass into distance is y square, और y square तो आपने लिखा ही है 3L square by 4. तो ये आ गया आपका 3ml square by 4. तो total moment of inertia I equal to IA तो 0 है, IB और IC तो same है, तो 3ml square by 4 plus 3ml square by 4. तो ये आ जाएगा I equal to 2 times of 3ml square by 4, 1 जा and 2 जा, तो ये आ जाएगा 3ml square by 2. Option number C. Right? So this is what you have. So you get option number C as your answer. This is also a very good question. ये भी last year CET का question था, 2020 में पूछा गया था. Okay. Next question. Two circular loops A and B of radii R and NR respectively are made from a uniform wire. मतलब दोनों loops का thickness same होगा. This is what they're trying to tell you. Moment of inertia of B about its axis is 3 times that of A about its axis. About its axis, this is important. The value of n is. ऐसा है, हमारे पास एक लूप है A जो हमने किसी एक वायर से बनाया है, फिर हमने एक दूसरा लूप बनाया है, वो भी उसी सेम वायर से ही बनाया है. मतलब एटलीस्ट थिकनेस सेम है. अगर दो अलग अलग वायर यूज किए तो थिकनेस अलग अलग हो सकता था. तो ये लूप A है, ये लूप B है. और एक चीज आप याद रखो हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और आपको बोला है कि A का जो रेडियस है वो R है और B का जो रेडियस है वो n टाइम्स ऑफ R है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B जो है ये 3 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A है अबाउट द सेम एक्सिस. सेम मतलब पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग लूप जो भी है वो. आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हाउ डू यू प्रोसीड इन दिस केस? तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज IB एंड IA, तो हम ये IB और IA के वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में डाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो व्हाट वी नो इज, वी नो दैट इन जनरल हमको पता है कि I होता है mr स्क्वायर, बट m होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू r स्क्वायर. मैंने आपको लास्ट सेशन में, लास्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया है कि हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम. तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वॉल्यूम. कैसे फाइंड करते हो? 2 pi r dr, where dr is thickness, circumference into thickness, density r cube. This is how you do it. Okay, right? तो ये आपको पता होना चाहिए. This is how you can do it. This is I का फॉर्मूला. ये एक्चुअली स्क्वायर है, बाद में r क्यूब हो जाएगा. Okay, good. Now I is equal to 2 pi rho dr into r cube. Correct? Good. Now obviously you can say IB is equal to 2 pi, rho भी मत लिखना,
क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि हमने दो अलग अलग वायर यूज की, नहीं बोला है, तो डेंसिटी तो सेम रहेगा ना, दोनों का स्टील की वायर है तो डेंसिटी सेम, दोनों कॉपर है तो डेंसिटी सेम, और यूनिफॉर्म वायर है तो थिकनेस भी सेम। तो आर बी स्क्वायर और आई ए इज इक्वल टू 2 पाई रो डी आर आर ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2, therefore you have IB as 2 pi rho dr RB square equal to 2 pi rho dr RA square. 2 pi rho dr cancel, 2 pi rho dr cancel. Okay, good. RB is n times of R, है ना, ये लिखा ही है यहाँ पे, तो इसको मैं सिर्फ कैपिटल दे देता हूँ। I am just changing the notation. I mean, that's it. Simple. So this is this and R square. Therefore, you will have n square R square equal to 3 times of R square. Okay. Therefore, you will have cancel. Okay. तो थोड़ा यहाँ पे एक गलती होने वाली है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे गलती से बचना है, तो पहले गलती कर लेंगे, बाद में बचेंगे उससे। एग्जाम में बचना है ना, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है। तो √3 मतलब 3^12। ओके, ये तो आंसर है ही नहीं हमारे पास, 3^1/3 है लेकिन 3^12 नहीं है, क्या करें हम, कहाँ गलती हुई? तो दिस इज वेयर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ओके, अब ऐसे केसेस में एक जनरल प्रॉब्लम होता ही है, so you normally face this kind of problems normally. Why? तो I'll tell you कि क्या हम यहाँ पे गलत किए। तो उसके लिए first of all I'll get rid of this. ज्यादा गलती नहीं, छोटी सी गलती, समझेगा आपको। 3:1/2 की जगह 3:1/3 आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए? तो you will understand in a while, just a minute. Okay? तो यहाँ तक तो कोई इशू था ही नहीं। This is correct. अब प्रॉब्लम क्या है? How to find out mass of wire A? तो yes, R का क्यूब रह गया था, that is where I was going to do that with an alternate approach. ठीक है, मैं कर देता हूँ, यहीं पे क्लियर कर देते हैं फिर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग कि R का क्यूब रह गया, उस गलती से बचने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक था, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ओके, तो एज फार एज आई नो नाउ इट इज ओके। तो छोटी सी गलती जो हमारी हुई, बहुत छोटी सी गलती थी, ये है आपका R का क्यूब। तो दिस इज नॉर्मली समटाइम्स यू गो रॉन्ग, होता है ये। ओके, तो इसका एक ट्रिक था, तो मैं ट्रिक बताने वाला था, तो बता देता हूँ वो भी। ओके, वो बता देता हूँ, या फिर हिंट दे दूंगा आज मैं आपको, एंड यू कैन सॉल्व दैट। तो दैट इज नाउ एब्सोल्युटली ओके, राइट। तो अब आपको मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो दिस मेथड इज जस्ट फाइन। ओके, गुड। एक छोटा सा ट्रिक होता है, पर वो ट्रिक जो है आप कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। ओके, यू हैव टू बी केयरफुल। व्हाई? बिकॉज अगर आपने स्पीयर जैसे ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रिक लगा दिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर। तो आई टेल यू कि क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ओके, यहां तक तो सेम अप्रोच रहेगा, अप टू हियर इज सेम अप्रोच, एब्सोल्युटली सेम अप्रोच, कोई इशू नहीं है। अब एक ट्रिक है रिंग के लिए, थिन रिंग के लिए, मैंने बताया वॉल्यूम 2πr dr, थिन रिंग के लिए
circumference into dr, मतलब वॉल्यूम में एक r आएगा, वॉल्यूम में एक r आएगा, एक r है ना, और r स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यू कैन से कि I इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनटू r स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी दोनों मटेरियल सेम थे तो सेम था। और फिर बोल सकते हो कि वॉल्यूम इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू r फॉर अ रिंग। रिंग रिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कहीं भी नहीं यूज कर सकते आप, ये रिंग के लिए चलेगा, स्फीयर होगा तो फिर गए तुम काम से। तो दैट इज व्हाई यू से I इज प्रोपोर्शनल टू r इनटू r स्क्वायर, मतलब r क्यूब। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देयरफॉर IB by IA इक्वल टू 3 है यहां से, यस, बट IB इज प्रोपोर्शनल टू RB क्यूब अपॉन RA क्यूब, मतलब इसका टोटल ही क्यूब ले लेते हैं हम लोग, तो हम ब्रैकेट ही क्यूब कर लेते हैं, इक्वल टू 3 टेकिंग स्क्वायर रूट। RB क्या है, RB है n टाइम्स ऑफ R, RA क्या है R, 3 रेज टू 1/3, कैंसल एंड कैंसल, हो गया क्वेश्चन सिंपल वे में सॉल्व, डन। तो सिर्फ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R, ये किसी भी केस में नहीं चलता, ये रिंग के केस में चलेगा, क्योंकि थिन रिंग है, थिन रिंग है मतलब पूरा का पूरा मास सरकमफेरेंस पे है, इसलिए चलेगा, कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट डू इट, कैनॉट यूज दिस ट्रिक एनीवेयर। इसलिए नॉर्मली सच ट्रिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से कंडीशन में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पे गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्यों होता है, हमारे पास टाइम कम है, हम हर चीज फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो होता है गलत, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है, सो इट इज पॉसिबल टू हैव mistakes. Next question. A rope is wound round a solid cylinder of mass 1 kg and radius 0.4 meter. तो पहले तो मैं एक solid cylinder दिखा देता हूँ. You have a solid cylinder. Something like this. Okay. You have a rope which is wounded on this solid cylinder. Okay. And obviously आपको मास दिया हुआ है solid cylinder का 1 kg, रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का 0.4 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द रोप इज पुल्ड बाय 25 न्यूटन, ये हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। ओके, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है आपको, उस केस में शायद कुछ और पूछा होगा, बट वी हैव डन दिस। तो जब आप 25 न्यूटन के फोर्स से इसको पुल करते हो तो यू रिमेम्बर यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ऐसा हमने एक इक्वेशन यूज किया था, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा as I told you, but torque is RF of course, but you know torque is also equal to R into force, equation number 2. So from equation number 1 and 2 you have I alpha is equal to RF, so you have alpha equal to RF by I, और I था आपके पास mr square by 2, solid cylinder है ना, तो mr square by 2 because it is a solid cylinder. This is a solid cylinder. इसको hollow cylinder कंसीडर मत करना, solid cylinder is equal to that of disk. तो एक आर गया, शायद ये सेम ही क्वेश्चन था, व्हाटएवर, चलो ठीक है, एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना। तो 2f by mr, 2 into 25 by mr ना, 1 into 0.4, तो 50 by 0.4 is 4 into 10 power minus 1, which goes up 500 by 4, that is 125 radian per second square. है क्या, option number A. So this is how you can solve this particular question. It's a good question and you can solve by this method.
Next question. If radius of solid sphere is doubled by keeping its mass constant, the ratio of their moment of inertia about any of its diameter. So you have a solid sphere, okay, इसका radius हम मान लेते हैं r1 है. So let's say the radius here is r1. The radius here happens to be r1. अब इन्होंने बोला है the radius is doubled. So you have this radius to be doubled. Okay, by keeping the mass constant. Mass हमने constant रख दिया, radius को double कर दिया. So r2 is this and r2 is 2 times of r1. And they're asking you ratio of moment of inertia about any diameter. So you have like this, about any diameter. What is ratio of moment of inertia? So you already know, simple question है ये बहुत. I is 2 by 5 mr square for solid sphere. मतलब I is proportional to r square. This is something that you know already. Okay, good. तो ये important चीज है, ये पता होनी चाहिए आपको. तो easy है. I1 by I2 is equal to R2 by R1 का square, or R2 by R1 from here is just 2. So 2 square, that is 4. That is 4. Correct. So यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है. ओके, क्यों 4 आ रहा है? ये भी एक कॉमन सी मिस्टेक है. क्या कॉमन सी मिस्टेक है? अगेन बिकॉज यू नॉर्मली हैव लेस टाइम, तो यहाँ पे ये उल्टा उल्टा उल्टा. तो दिस इज वेयर यू हैव टू मेक करेक्शन. तो 1:4 खत्म. बहुत सारे बुक्स में इसको अलग अलग मेथड से अननेसेसरीली लंबा करके दिया है. We don't want to extend things unnecessarily. हमको नहीं करना. Keep it simple. I is proportional to r square. I1 by I2, R2 by R1, R1 by R2 square, R1 by R2 is 1 by 2. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो यहाँ पे मैं I will write down R1 by R2 is 1 by 2 and that's it. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 1:4. Option number D. Okay, so that's it for today. We will stop here for today and we'll take 2 or 3 more, 1 or 2 more sessions on CET depending on, जब तक मेरा satisfaction नहीं होता कि आप लोगों का sufficient practice हुआ है तब तक चलता रहेगा. फिर नीट JEE का और 12 से 15 sessions होंगे हमारे. So we will stop here for today.